आज के इंडिया को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। मॉडर्न इंडिया की स्टोरी संघर्ष, त्याग और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की एक दास्तान है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो शांति से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विद्रोह की आग से शुरू होता है। 1857 के बाद का इतिहास खास तौर पर बहुत जरूरी है क्योंकि ये वो टाइम था जब विदेशी शासन के खिलाफ बिखरा हुआ रेजिस्टेंस एक मजबूत नेशनल कॉन्शियसनेस में बदलने लगा। इस एरा में इंडिया को एक सिंगल सॉवरेन नेशन के तौर पर जन्म मिला, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और उसे ध्यान से बनाना पड़ा। इस जर्नी को समझने से हमें अपने डेमोक्रेसी की नींव, अपने सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी और इंडियन स्पिरिट को डिफाइन करने वाली अविश्वसनीय रेजिलिएशन को समझने में हेल्प मिलती है। ये एक ऐसा इतिहास है जो हर सिटीजन को जानना चाहिए क्योंकि इसमें पास्ट के सबक और हमारे फ्यूचर के लिए एस्पिरेशंस है। साल 1857 इंडिया के ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ संघर्ष के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है जो 10 मई 1857 को मेरठ शहर की छावनी में सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। वह जल्दी ही एक बड़े विद्रोह में बदल गया। इकोनॉमिकली ब्रिटिश ने सिस्टमैटिकली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया था और भारी टैक्स लगाए थे, जिससे किसानों और कारीगरों में बड़े पैमाने पर गरीबी फैल गई थी। विद्रोह का तुरंत कारण नई एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी। सिपाहियों के बीच एक अफवाह फैल गई कि इस राइफल के कारतूसों पर गायों और सुअरों की चर्बी लगी हुई है। इस विद्रोह में कई बहादुर लीडर्स सामने आए हैं जो तब से इंडियन फोकलोर में लेजेंड बन गए हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी का प्रतीक बन गई, जिन्होंने अपनी सेना को अनपैरेलल्ड करेज के साथ युद्ध में लीड किया। विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा दिखाई गई यूनिटी रिमार्केबल थी और इसने ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रूल का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ज्यादा सिस्टमैटिक और फैला हुआ था। इस पीरियड को ब्रिटिश राज कहा गया। वेस्टर्न एजुकेशन शुरू करने का मकसद तो लॉयल इंडियन क्लर्कों की एक क्लास बनाना था, लेकिन अनजाने में इसने एक नई जनरेशन को लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी के आइडियाज से मिलवाया। इस जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी का बनना, जो दिसंबर 1885 में बॉम्बे में बनी थी। इसे एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कई बड़े इंडियन लीडर्स जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और वोमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर बनाया था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे लीडर्स ने ज्यादा असर्टिव और रेडिकल अप्रोच की वकालत की। तिलक की फेमस डिक्लेरेशन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन एक बड़ा कैटलिस्ट साबित हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। 1915 में साउथ अफ्रीका से मोहनदास करमचंद गांधी के आने से भारत की आजादी की लड़ाई में एक बड़ा बदलाव आया। भारत में उनकी पहली बड़ी सक्सेस लोकल कैंपेन से मिली। 1917 में नील किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह, 1918 में किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह। गांधी के लीडरशिप में लॉन्च किया गया पहला बड़ा देशव्यापी आंदोलन 1920 से 1922 तक का नॉन कूनप्रेशन मूवमेंट था। 10 साल बाद उन्होंने 1930 में ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। गांधीवादी संघर्ष का आखिरी और सबसे निर्णायक फेज भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसे अगस्त 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लॉन्च किया गया था। करो या मरो के पावरफुल स्लोगन के साथ गांधी ने ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म करने का आह्वान किया। लीडरशिप की कमी के बावजूद यह आंदोलन देश भर में एक सहज जन विद्रोह के रूप में फैल गया। जहां महात्मा गांधी का नॉन वायलेंट मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल की मेनस्ट्रीम था, वहीं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की एक पैरेलल और पावरफुल स्ट्रीम भी थी, जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंस की राह में एक क्रूशियल रोल प्ले किया।
अनुशीलन समिति और जुगांतर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बंगाल में सबसे आगे थे, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ डेयरिंग एक्ट्स में एंगेज थे। शायद इस रेवोल्यूशनरी स्ट्रीम के सबसे आइकॉनिक फिगर भगत सिंह थे। अपने कॉमरेड्स जैसे सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA की स्थापना की। वह और उनके एसोसिएट्स कई हाई प्रोफाइल एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिसमें सबसे फेमसली 1929 में दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बॉम्बिंग शामिल है। मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बहुत कम उम्र में शहादत ने पूरे इंडिया में एंग्विश और गुस्से की एक लहर पैदा कर दी, जिससे वे नेशनल हीरोज के स्टेटस तक पहुंच गए। संघर्ष की इस समानांतर धारा ने नॉन वायलेंट मूवमेंट को कॉम्प्लीमेंट किया, जिससे कॉलोनियल रूल पर एक मल्टी प्रोंगड अटैक हुआ, जो अल्टीमेटली इसे अनटेनेबल बना दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक ब्रिटिश एम्पायर, आप जानते हैं, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली बहुत वीक हो गया था। ब्रिटेन में नई लेबर गवर्नमेंट, जिसे क्लेमेंट एटली लीड कर रहे थे, इंडियन इंडिपेंडेंस के कॉज के लिए ज्यादा सिंपैथेटिक थी। हालांकि फ्रीडम का पार्ट सैडली एक ट्रैजिक और वायलेंट कॉम्प्लिकेशन से भरा था। एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट, पाकिस्तान के लिए बढ़ती डिमांड। अगस्त 14 से 15 1947 की मिडनाइट को इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना हिस्टोरिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया, लेकिन फ्रीडम की खुशी ट्रेजिकली पार्टीशन की हॉरर्स से खराब हो गई। सब कॉन्टिनेंट के डिवीजन ने ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़े और सबसे वायलेंट माइग्रेशंस में से एक को जन्म दिया। कम्युनल वायलेंस का एक उन्माद भड़क उठा, जिससे अनइमेजिनेबल ब्लडशेड, लूटिंग और ब्रूटैलिटी हुई। अनुमानित 15 मिलियन लोग अपने एंसेस्ट्रल होम्स से उखड़ गए और कहीं 1 से 2 मिलियन लोगों ने बाद के दंगों में अपनी जान गंवाई। एक फ्री इंडिया का सपना पूरा हुआ, लेकिन ऑनेस्टली इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पार्टीशन की लेगेसी ने सब कॉन्टिनेंट की कलेक्टिव साइकी पर गहरे निशान छोड़े हैं। आजादी मिलने के बाद नए भारत के लीडर्स को राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा काम करना था। सामने जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज्यादा थे। लाखों शरणार्थियों को फिर से बसाना, जो बंटवारे के कारण आए थे। रियासतों को मिलाना एक कमाल का अचीवमेंट था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया था। वो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। इस दौर का सबसे इंपॉर्टेंट काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी थी, उसने लगभग 3 साल तक काम किया। डॉली B.R. अम्बेडकर की शानदार लीडरशिप में असेंबली ने गवर्नेंस, राइट्स और सोशल जस्टिस के हर पहलू पर डिबेट और डिस्कशन किया। नतीजा ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इसने भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। सोशल रिफॉर्म भी नए आजाद देश के लिए एक और इम्पोर्टेंट एजेंडा था। जैसे हिंदू कोड बिल्स, कानूनों की एक सीरीज थी जिसका मकसद हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार करना था। इंडिपेंडेंस के बाद के डिकेड्स अलग अलग फील्ड्स में स्टेडी और कभी-कभी ऑनेस्टली स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस की स्टोरी रही है। एजुकेशन के फील्ड में इंडिया ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। 1951 में सिर्फ 18% के लिटरेसी रेट से कंट्री ने अब 77% से ज्यादा का लिटरेसी रेट अचीव कर लिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में इंडिया की अचीवमेंट्स नेशनल प्राइड की सोर्स रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO ने अपने कॉस्ट इफेक्टिव और सक्सेसफुल मिशंस के लिए ग्लोबल एक्लेम हासिल किया है। 1960 और 70 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर में साइंटिफिक इनोवेशन का नतीजा ने इंडिया को फूड डेफिशिएंट नेशन से सेल्फ सफिशिएंट नेशन में बदल दिया। 1990 के दशक की IT रेवोल्यूशन ने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की पोजीशन को और मजबूत किया, जिससे यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का हब बन गया। आज 2025 तक इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमीज में से एक है, जिसमें एक बढ़ती हुई मिडिल क्लास और एक डायनामिक प्राइवेट सेक्टर है। जैसे कि हम साल 2025 में खड़े हैं, इंडिया एक ऐसी पिक्चर पेश करता है जिसमें स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट है। एक ऐसा देश जिसने बहुत कुछ अचीव किया है और जिसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। हमारा देश एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लीडर है और एक यंग और एम्बिशियस पॉपुलेशन के साथ एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है।
हालांकि इस ब्राइट पिक्चर पर कुछ ऐसी चुनौतियां भी हावी हैं जिनका हमें ईमानदारी और दृढ़ता से सामना करना होगा। बड़े पैमाने पर गरीबी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स ऐसी अर्जेंट क्राइसिस हैं जिनके लिए तुरंत और लगातार एक्शन की जरूरत है। इंडिया का फ्यूचर इस बात से तय होगा कि हम इन कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे नेविगेट करते हैं। यह हमारी यूथ की एनर्जी का इस्तेमाल करने की हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो हमारी सबसे बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आगे बढ़ने के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति एक नए कमिटमेंट की जरूरत है। आखिर में 1857 से आज तक इंडिया की कहानी एक नेशन के जन्म और उसकी लगातार जर्नी की एक एपिक गाथा है। यह कॉलोनियल ऑपरेशन को हराने, सभी बाधाओं के बावजूद एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने और अपने सभी लोगों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश की कहानी है। अपने सपनों का इंडिया बनाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यह एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसके लिए हर इंडियन की कलेक्टिव विल, एफर्ट और संकल्प या रिजॉल्व की जरूरत है।